हेलो फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप 7.0 का ये हमारा दूसरा वीडियो है और ये पूरी तरह से हिंदी में है। आज के वीडियो में मैं कुछ टूल्स के बारे में बात करना चाहूँगा। इसमें मैं कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करूँगा, उसके बारे में डिटेल से बात करूँगा कि उस टूल्स का कैसे यूज़ करना है। इसमें मैं रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल, एलिप्टिकल मर्क्यूरी टूल, उसके बाद सिंगल रो मर्क्यूरी टूल, सिंगल कॉलम मर्क्यूरी टूल और साथ ही साथ लेयर पैलेट के बारे में बात करूँगा। हाँ, नहीं इस पैलेट का, इस टूल का क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है इमेज डिज़ाइन करने में, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ोटोशॉप ओपन कर ले रहा हूँ मैं। फ़ोटोशॉप ओपन होने के बाद राइट साइड में जो पैलेट है, मैं पहले शुरुआत में इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। और उसके बाद मैं सबसे पहले टूल्स पर चलता हूँ, जो कि है रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल। इस टूल बॉक्स में सबसे पहला टूल जो हमारा है वो रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल है। उसका यूज़ मैं करना बताऊँगा। तो उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। फाइल में जाकर फाइल पर क्लिक करते हुए न्यू पर क्लिक करना है और फाइल का कोई नाम दे देता हूँ मैं। उसके बाद साइज़, फ़िलहाल मैं A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी सारा सेटिंग दे ही रहने देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ और ये हमारा ब्लैंक पेज आ गया। अब मैं इस पर मर्क्यूरी टूल का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल का यूज़ करते हुए इस पर क्लिक कर रहा हूँ और अपने पेज पर माउस के लेफ्ट बटन दबाते हुए कुछ इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ और जितना मैं इस माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए खींच रहा हूँ, उतना ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप बनता जा रहा है। अगर मैं अंदर की ओर ले जाता हूँ तो छोटा हो रहा है और बाहर की ले जाता हूँ तो बड़ा हो रहा है। और जितने साइज़ की ज़रूरत है उतने पे लाकर अपने पॉइंटर को मैं छोड़ दे रहा हूँ। और इसको ऐसा करने के बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक सिलेक्शन एरिया यहाँ पर क्रिएट हो चुका है एक शेप के रूप में। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो आपका मर्क्यूरी टूल है, इसका यूज़ आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए या फिर ज्योमेट्रिक शेप तैयार करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसका यूज़ मैं बता रहा हूँ आगे। फ़िलहाल ये शेप हमारा सिलेक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस शेप को कलर दूँ, तो हमारे पास बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में और बैकग्राउंड में कलर है। उसकी मदद से मैं इसको फिल करना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो फोरग्राउंड में ग्रीन कलर लिया हुआ है, मैं इसके कलर को इस पर फिल कर रहा हूँ। तो इसको फिल करने के लिए आप एक शॉर्टकट याद रखें। जब भी आपको फोरग्राउंड कलर में जो कलर अवेलेबल है उसको फिल करना हो तो आप अल्ट के साथ बैक स्पेस दबाएं। जैसे मैंने अल्ट के साथ बैक स्पेस दबाया, ये हमारा शेप फिल हो गया। ये शॉर्टकट है इसका फोरग्राउंड को फिल करने का। वहीं अगर आपको बैकग्राउंड का कलर अगर फिल करना हो, जैसे मैं बैकग्राउंड में कोई कलर ले लेता हूँ पहले, और इस कलर को मैं चाहता हूँ इसको इसमें फिल करूँ, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाऊँगा और जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाया, ये हमारा बैकग्राउंड का जो कलर था वो फिल हो गया। इसी तरह से अगर कोई दूसरा कलर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो ये फिल हो जा रहा है। फोरग्राउंड का कलर का चेंज कर रहा हूँ तो अल्ट के साथ बैक स्पेस दबा रहा हूँ, इससे ये फिल हो जा रहा है। ये शॉर्टकट है अल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए। आप चाहें तो इसको फिल करने के लिए आप एडिट मेन्यू के अंदर फिल ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ध्यान रहे आप एडिट मेन्यू के अंदर फिल ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पर कंटेंट के ऑप्शन में यूज़ ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर फोरग्राउंड बैकग्राउंड ऑप्शन है। आप चाहें तो इसको फोरग्राउंड
कलर की मदद से इसको फिल कर सकते हैं। जो भी यहाँ फोरग्राउंड कलर होगा उसको ये फिल कर लेगा। फिलहाल मैं एक बार फिर से चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ले रहा हूँ और उसके बाद एडिट की मदद से फिल ऑप्शन में जाके फोरग्राउंड पर सेलेक्ट करते हुए ओके कर दे रहा हूँ। तो ये दोनों कलर को मर्ज कर दिया। शुरुआत में मैं ले जाता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पर ये कलर हमारा फिल हो गया है। एक मिनट, एक कुछ सेटिंग का इशू है। यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑपेसिटी यहाँ पर देखिए 40% दिया हुआ है, इस वजह से वो कलर जो है काफ़ी लाइट आ रहा था। तो मैं यहाँ ऑपेसिटी 100% रख रहा हूँ और उसके बाद ओके कर रहा हूँ। तो ये हमारा फिल हो चुका है। तो इस तरह से जो भी आपको कलर फिल करना हो, आप चाहें तो शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं, अल्ट बैक स्पेस का, और बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का। नहीं तो एडिट मेन्यू में जाके फिल ऑप्शन का यूज़ करते हुए आप बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। एक बार बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ऑपोसिटी 100% है, ठीक है, ओके। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो आप दोनों तरीक़ों से आप अपने शेप को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से एलिप्टिकल मर्क्यू टूल है, इसको भी आप लेकर एक एलिप्ट सर्किल या फिर ओवल शेप तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ओवल शेप दिखाई दे रहा है, इसको भी आप इसी तरह से फिल कर सकते हैं मेन्यू में जा कर के, या फिर आप अल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस का यूज़ करते हुए आप इसको फिल कर सकते हैं। अब एक सवाल है कि मैं चाहता हूँ कि इस शेप को, जो मैंने शेप तैयार किया, उस शेप को मूव करूँ, एक जगह से दूसरी जगह मूव करूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक मूव टूल है। मर्क्यू टूल के ठीक बगल में ही एक मूव टूल है। उस मूव टूल का यूज़ करते हुए मैं इसको मूव कर सकता हूँ। एक बार कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए हमारा मूव टूल की मदद से ये शेप मूव हो रहा है, और ये मूव तो हो रहा है, साथ साथ ये पहला वाला जो शेप है वो वहीं रह रहा है, यानी इसका एक कॉपी मूव हो रहा है। यानी और ये तब हो रहा है जब मैंने ये सिलेक्शन किया हुआ है। अगर मैं इस सिलेक्शन को हटा दूँ, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए सिलेक्ट मेन्यू के अंदर डी सिलेक्ट का ऑप्शन है, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी है। इस पर क्लिक करके मैं ये सिलेक्शन हटा देता हूँ, और अगर अब मैं इसे मूव करना चाहता हूँ तो ये मूव नहीं होगा। एक बार मैं शुरू से एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। सारे पेज को हटाने के लिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल की मदद से सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट बटन प्रेस कर दे रहा हूँ। और बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ पहले। फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल सिलेक्शन किया मर्क्यू टूल की मदद से, उसके बाद मैं यहाँ पर अल्ट बैक स्पेस के साथ इसे फिल कर देता हूँ। ये जो सिलेक्शन है इसको मैं हटा देता हूँ सिलेक्ट मेन्यू में डी सिलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हुए, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी भी है, और उसके बाद मूव टूल का यूज़ करते हुए इसको मूव करता हूँ। तो जब भी मैं इसे मूव करना चाहता हूँ तो एक एरर मैसेज दिखाई देता है, जो कि लिखा हुआ है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो आपका रिक्वेस्ट है कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका लेयर लॉक है। अब ये लेयर क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, और इसी लेयर की मदद से ये मूव भी होगा। और आपको एक जानकारी दे दूँ, जब भी आप फोटोशॉप पे काम करें तो इस लेयर का आपका यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस लेयर के साथ काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, और आपको करना ही है लेयर का यूज़। बिना लेयर के यूज़ किए बिना आप फ़ोटोशॉप पे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए लेयर पर कैसे काम करना है, कैसे यूज़ करना है, तो उसको मैं बता दूँ। सबसे पहले तो लेयर का जो पैलेट है वो मैं ले आता हूँ यहाँ पर, जो कि मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बताया था। विंडो मेन्यू में क्लिक करते हुए आप लेयर पर क्लिक करेंगे, ये हमारा लेयर का पैलेट आ गया। इसमें दो और पैलेट भी हैं, दो और टैब दिख रहे हैं, चैनल, पाथ, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। फिलहाल लेयर टैब के अंदर जो हमारा कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले तो ये लेयर हमारा पैलेट आ गया। अब मैं इस लेयर को है ना यूज़ करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा गौर से अगर आप इसको देखें तो आप देखिए इसका साइज़ पहले तो छोटा बड़ा करने के लिए आप इसको कॉर्नर से इस तरह से टू डायरेक्शनल एरो की मदद से आगे फिर छोटा बड़ा कर सकते हैं।
और हमारा ये जो लेयर है, पैलेट है, इसमें आप देख रहे होंगे गौर से कि एक बैकग्राउंड नाम का पेज दिखाई दे रहा है जिसमें एक शेप क्रिएट है। यहाँ पर तो पेज है ही, साथ ही साथ इस लेयर पैलेट में भी एक छोटा सा पेज दिखाई दे रहा है जो कि बैकग्राउंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा बैकग्राउंड का लेयर है। यहीं पर अगर नए लेयर की ज़रूरत होती है, जब भी आपको नए लेयर की ज़रूरत हो तो आप ये वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करें, आपको एक नया लेयर मिल जाएगा। जैसे हम मैं यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर रहा हूँ तो लेयर 1 नाम का एक लेयर क्रिएट हो गया। अब लेयर 1 का क्या यूज़ है, यानी इस लेयर को क्रिएट करने के बाद इसका यूज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, क्यों करूँगा इसका यूज़, वो बताऊँगा। फिलहाल एक बार फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही क्लिक किया तो फिर एक और लेयर क्रिएट हो गया, फिर क्लिक किया फिर एक और लेयर क्रिएट हो गया। इसी तरह से जितनी बार इसको क्लिक करूँगा यहाँ पर उतनी बार लेयर क्रिएट होगी। अब मैं चाहता हूँ कि लेयर को फ़िलहाल डिलीट कर दूँ, तो मैं फ़िलहाल इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करते हुए डिलीट वाले जो रिसाइकल का एक सिंबल बना हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ और यस पर क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से ये हमारा लेयर डिलीट हो गया। ये भी लेयर डिलीट कर देता हूँ मैं, इस लेयर को भी डिलीट करता हूँ। अब मैं एक बार फिर से आपको कुछ लेयर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, सॉरी कुछ शेप क्रिएट करके दिखा रहा हूँ बिना लेयर का यूज़ किए हुए। उसके बाद फिर मैं लेयर के साथ यूज़ कैसे करना है उसको भी बताता हूँ। तो एक इलेप्टिकल मक्खी टूल लिया मैंने और उसके बाद मैं यहाँ पर कोई कलर यूज़ कर रहा हूँ, फिल कर दे रहा हूँ अल्ट बैक स्पेस का यूज़ करते हुए। सिलेक्शन को हटाने के लिए सिलेक्ट के अंदर डी सिलेक्ट पर क्लिक करते हुए अब मैं एक बार फिर से रिमूव करना चाह रहा हूँ, ये मूव करना चाह रहा हूँ, ये मूव नहीं हो पा रहा है। और ये आप देख सकते हैं एरर मैसेज दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको लेयर के साथ कैसे काम करना है वो बता रहा हूँ। तो देखिए इसका यूज़, तो सबसे पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करते हुए डिलीट बटन का यूज़ करते हुए। अब अगर मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट तो मैंने कर लिया, लेकिन अगर मैं शेप क्रिएट करने के बाद कलर अगर फिल कर दिया इसी बैकग्राउंड पर तो ये हमारा मूव नहीं होगा। और लेयर का बहुत अच्छा यूज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लेयर यूज़ करना, इसलिए हमेशा लेयर यूज़ करना ही है आपको। तो फिलहाल जब मैं ये शेप सिलेक्शन तैयार किया और इसको मैं अभी फिल कर देता हूँ तो मूव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी को चाहता हूँ कि ये लेयर मूव हो, यानी ये बैकग्राउंड का लेयर अलग हो और ये जो मैं ऊपर से शेप तैयार कर रहा हूँ उसका लेयर अलग हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक सबसे पहले लेयर क्रिएट करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो एक लेयर 1 नाम का लेयर क्रिएट हो गया। आप चाहें तो इसका नाम भी आप रख सकते हैं, नाम चेंज करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करें और इसका नाम मैं रेक्टेंगुलर कर देता हूँ, है ना। आप चाहें तो अपने ज़रूरत के अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसका नाम मैंने रेक्टेंगुलर कर दिया। अब मैं इस पर फिल करता हूँ अल्ट बैक स्पेस का यूज़ करते हुए, ये हमारा फिल हो गया। और इसका सिलेक्शन मैं हटा रहा हूँ, डी सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल डी से या फिर मेन्यू में से। अब मैं मूव टूल का यूज़ करते हुए अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि कहीं भी इसको मैं ले जा पा रहा हूँ और कहीं पर भी इसको रख सकता हूँ मैं, यानी कह सकता हूँ कि मैं इसे आसानी से मूव कर पा रहा हूँ, है ना। कब, जब मैंने ये शेप एक नए लेयर में तैयार किया है, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और शेप क्रिएट कर रहा हूँ, इलिप्टिकल मर्की टूल। इलिप्टिकल मर्की टूल तैयार करने के बाद मैंने कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर और इसको फिल कर देता हूँ, सिलेक्शन हटा देता हूँ और डिसेलेक्ट करने के बाद जब मैं इसे मूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं ये ओवल शेप को मूव कर रहा हूँ तो साथ ही साथ ये रेक्टेंगुलर शेप भी मूव हो रहा है ना। ये इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह है कि मैंने जो भी दोनों शेप तैयार किया है वो एक ही लेयर में तैयार किया, यानी सेम लेयर में दोनों रेक्टेंगुलर और मर्की टूल सॉरी ओवल शेप को तैयार किया है। रेक्टेंगुलर शेप और ओवल शेप दोनों एक ही लेयर में तैयार किया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों अलग अलग मूव हो या अलग अलग तरह से काम करें तो इसके लिए भी आपको एक नए लेयर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे कंट्रोल जेड की मदद से कंट्रोल अल्ट जेड की मदद से इसके शेप को हटा देता हूँ, ओवल शेप को।
और उसके बाद मैं एक लेयर, नया लेयर क्रिएट करते हुए एक ओवल शेप क्रिएट करता हूँ। अब मैं इसे फिल करता हूँ। अब जब मैं इसे फिल करता हूँ और उसके बाद इसका सिलेक्शन हटाता हूँ, डिसेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मूव टूल का यूज़ करता हूँ, तो क्या देखता हूँ कि अब सिर्फ हमारा ये रेक्टेंगुलर जो सॉरी ये हमारा जो ओवल शेप है वो सिर्फ मूव हो पा रहा है और इसको मैं जहाँ चाह रहा हूँ वहाँ पर इसको आसानी से रख सकता हूँ, है ना। ये देख सकते हैं जहाँ आप रखना चाहें। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इस ओवल शेप के अलावे जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप है इसको भी मूव करूं अलग से, तो इसके लिए आपको लेयर जो सिलेक्शन है वो चेंज करना होगा। जैसे कि अभी देख रहे हैं आप कि मैं लेयर वन सेलेक्ट किया हुआ हूं और जब मैं लेयर वन सेलेक्ट किया हुआ हूं तो सिर्फ लेयर वन में जो शेप क्रिएट है वो सिर्फ मूव हो पा रहा है। वही अगर रेक्टेंगुलर वाले लेयर को मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो रेक्टेंगुलर वाला शेप हमारा मूव हो पा रहा है और इसको मैं जहाँ चाह रहा हूँ वहाँ पर रख सकता हूँ। इसी लेयर को अगर आप चाहते हैं कि ये जो लेयर है ये हमारा ऊपर दिखाई दे और ये लेयर पीछे दिखाई दे, तो आप इस लेयर को लेफ्ट बटन पर क्लिक करते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो आपका ये लेयर मूव हो जाएगा ऊपर की ओर। इसके बाद आप लेयर के ठीक आगे, हर एक लेयर के ठीक आगे आइज़ का एक सिंबल दिख रहे होंगे। अगर मैं इस आइज़ पर क्लिक करता हूँ तो क्या देखता हूँ कि ये जो लेयर में जो हमारा रेक्टेंगुलर बना हुआ था या इस लेयर में अगर कोई भी इमेज होता तो वो हाइड हो जाता। जैसे कि यहाँ पर हाइड हो चुका है। ये रेक्टेंगुलर को अगर हाइड करना है तो बस इस पर क्लिक किया, ये हाइड हो गया। वापस इस पर क्लिक किया, वो शो कर रहा है ये हमारा लेयर। इसी तरह से इस लेयर को अगर मैं हाइड करना चाहता हूँ तो इस आइज पर क्लिक करते हुए, है ना, हाइड और शो कर सकता हूँ। बैकग्राउंड हमारा इस तरह से हाइड होगा। देख रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड को अगर मैं चाहता हूँ ट्रांसपेरेंट कर दूँ तो यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको मैं ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ। तो यानी बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर हाइड कर दिया। तो इस तरह से आप इस आइज को यूज़ करते हुए अपने लेयर को हाइड कर सकते हैं। लेयर में जो कंटेंट बना हुआ होगा उसको हाइड कर सकते हैं। इस लेयर को एक एक करके डिलीट कर देता हूँ। तो इस लेयर को डिलीट करने के लिए इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए डिलीट बटन पर क्लिक करते हुए जस्ट इस रेक्टेंगुलर शेप को भी डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से मैं अपने लेयर को डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरह से लेयर बनाना, लेयर डिलीट करना, लेयर के कंटेंट को मूव करना, लेयर के कंटेंट को हाइड करना, शो करना और लेयर को ऊपर नीचे मूव करना भी आप इस लेयर की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद मैं मर्क्यू टूल के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल सेलेक्ट किया हुआ है और ऊपर प्रॉपर्टीज़ में आगे से सबसे पहले हमारा ये 4 तरह का प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला तो न्यू सिलेक्शन, उसके बाद है ऐड टू सिलेक्शन, उसके बाद है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और चौथा है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से हमारा जो सिलेक्शन होता है न्यू सिलेक्शन के रूप में ही होता है। और अगर मैं इस सिलेक्शन के बारे में बात करूँ तो जब भी आप मर्की टूल का यूज़ करते हैं, इस रेक्टेंगुलर मर्की टूल का, तो आप एक शेप ड्रॉ करने के बाद जब आप दोबारा चाहते हैं कि इसी तरह का शेप ड्रॉ करें, यानी इस सिलेक्शन करें, तो वो पहला वाला सिलेक्शन हट जाता है। देखिए, ये मैंने सेलेक्ट किया ये एरिया, और जब मैं दूसरा एरिया सेलेक्ट करने गया तो वो पहला एरिया हमारा हट गया। तो न्यू सिलेक्शन में क्या होगा कि हर बार एक नया सिलेक्शन आप कर सकते हैं और उसकी मदद से आप सिलेक्शन के साथ साथ शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ तो ऐड टू सिलेक्शन, अगर आपने ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आपने एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करने के बाद अगर फिर से एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट कर रहे हैं तो आपका शेप उस शेप के साथ मर्ज हो जाएगा। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये अगर मैं दूसरे शेप को इसके साथ मर्ज करूँ तो ये मिल गया। इस तरह से आप एक शेप को दूसरे शेप के साथ मर्ज करने के लिए आप ऐड टू सिलेक्शन कर सकते हैं यूज़। यानी ऐड टू सिलेक्शन का यूज़ करते हुए आप हर एक सिलेक्शन को एक दूसरे सिलेक्शन के साथ ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसमें चाहें तो आप अपना कलर फिल कर सकते हैं तो वो उस तरह का शेप बन जाएगा। मैं यहाँ पर
इसको डिलीट कर लेता हूँ। एक बार फिर से मैं इसका यूज़ करता हूँ लेयर के साथ। तो लेयर पर क्लिक करके एक नया लेयर बना रहा हूँ और एक रेक्टेंगुलर शेप का यूज़ करते हुए एक लैडर यानी सीढ़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से आप एक लैडर का शेप क्रिएट कर रहे हैं और इसको फिल करने के लिए आप जिस तरह के कलर का यूज़ करना चाहें वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, और जब मैं इसका सिलेक्शन हटाता हूँ तो आप इसे मूव भी कर सकते हैं कहीं पर भी इस तरह से। तो इस तरह से आपका जो ऐड टू सिलेक्शन है कुछ इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा वो है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शेप फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करते हुए अगर मैं कोई शेप फिर से क्रिएट करता हूँ इसके साथ, तो क्या देखता हूँ कि जितने एरिया को मैंने कवर किया था पहले वाले शेप के साथ उतना एरिया हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया, यानी मैंने उसको ट्रिम कर दिया। तो इस तरह से मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि अपने शेप को सब्सट्रैक्ट करने के लिए यानी सिलेक्शन को सब्सट्रैक्ट करने के लिए मैं इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें भी सही कलर फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को समझाता हूँ कि चौथे प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो जब आप कोई रेक्टेंगुलर मल्टी टूल का यूज़ करते हुए रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करते हैं और उसके बाद इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आप जब इस पर कोई शेप इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो एरिया आपका दोनों शेप में कॉमन होता है यानी वो जो एरिया इंटरसेक्ट होता है हमारा वो एरिया हमारा बचता है और वो शेप रह जाता है। इसको मैं दो अलग अलग मर्की टूल की मदद से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगुलर मर्की टूल को लिया और इसको लेने के बाद मैं दूसरा एलिप्टिकल मर्की टूल ले रहा हूँ और उसको कुछ इस तरह से, तो हमारा जो एरिया इंटरसेक्ट हो रहा है वो इतना ही है, तो वो एरिया हमारा बच गया और वो एक शेप की तरह हमारा दिख रहा है। अब इसमें भी मैं कलर फिल करते हुए इसको एक शेप दे सकता हूँ। तो इस तरह से आप चौथे प्रॉपर्टीज़ को भी है ना यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फीदर। फीदर में आप कैसे यूज़ करेंगे जैसा उसको आप देखिए, खुद समझिए कैसे इसको यूज़ करना है और इसका यूज़ क्या है। तो सब मैं एक बार करके दिखाता हूँ, आप समझिएगा इसको क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इसे हटा लेता हूँ लेयर को। मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल मर्की टूल यूज़ कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मर्की टूल यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर कलर इसको फिल कर देता हूँ बिना फीदर को बढ़ाए हुए, है ना। फीदर यानी 0 पिक्सल है, अभी बिना फीदर के बढ़ाए हुए मैं यहाँ पर इसको कलर फिल करता हूँ। कलर फिल करने के बाद इसका सिलेक्शन मैं हटा देता हूँ और सेम शेप मैं एक बार फिर से क्रिएट करता हूँ, लेकिन इस बार फीदर मैं 5 पिक्सल के साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मैं 5 पिक्सल के फीदर के साथ शेप क्रिएट कर रहा हूँ तो शेप क्रिएट करने में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं कलर्स का फिल करता हूँ तो आप गौर से देखेंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे शेप में और उस शेप में थोड़ा सा अंतर है। इस शेप का जो एज है और इस शेप का जो एज है ना, वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये काफ़ी शार्प दिख रहा है, ये थोड़ा सा इसमें फिदरनेस दिख रहा है। एक बार मैं और थोड़ा सा फिदरनेस बढ़ा के है ना दिखाता हूँ नीचे। जैसे एक बार मैं फिर से यहाँ पर सॉरी पहले तो फिदर बढ़ा दूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर से एक सिलेक्शन ले कर रहा हूँ ओवल शेप के लिए और इसके बाद मैं अल्ट बैक स्पेस के साथ फिल कर रहा हूँ और सिलेक्शन को हटा देता हूँ। अब आप है ना तीनों शॉप शेप को गौर से देखिए, तीनों शेप में है ना इसमें कुछ अंतर है। इसका जो एज है और इसका जो एज है और इसका जो एज है, तीनों के एज में काफ़ी डिफरेंस है। तो फीदरनेस से आप अपने शेप के एज के फीदरनेस को है ना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप फीदर का यूज़ करेंगे। इसके बाद है स्टाइल। स्टाइल के अंदर
आपका 3 ऑप्शन है, नॉर्मल, फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो और फिक्स साइज। तो इसको यूज़ करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। पेज को जूम करने के लिए आप व्यू में जाकर जूम आउट, सॉरी जूम इन का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो शॉर्टकट के लिए आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं छोटा बड़ा करने के लिए पेज को। अब मैं बात कर रहा हूँ इस स्टाइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहला तो प्रॉपर्टीज़ हमारा नॉर्मल था जो कि मैं यूज़ कर रहा था, उसमें कोई खास अंतर नहीं। आप नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ में रहते हुए आप अपने शेप को जिस तरह का आकार देना चाहते हैं, जिस एंगल से आप उसको खींचना चाहते हैं, वो आप उसको खींच और अंदर की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई खास एक्सपेक्ट रेशियो के साथ आप चाहते हैं, फिक्स एक्सपेक्ट रेशियो के साथ चाहते हैं कि आपका शेप क्रिएट हो, तो आप सेकंड ऑप्शन लें। तो एक बार मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे मैंने फिक्स एक्सपेक्ट रेशियो के साथ लिया, तो विड्थ और हाइट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 का एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर शेप रेक्टेंगुलर नहीं होकर के एक स्क्वायर शेप बन रहा है, अगर मैंने विड्थ और हाइट 1 और 1 का रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक विड्थ चाहता हूँ कि 2 हो और हाइट हमारा 1 का हो, तो यहाँ पर जब मैं इस शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसी एक्सपेक्ट रेशियो के साथ ही हमारा शेप ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी खास रेशियो के साथ आप किसी शेप को क्रिएट करना चाहें तो इस स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। वहीं तीसरा जो है फिक्स साइज। फिक्स साइज में आपका साइज़ आप फिक्स कर सकते हैं कि इसी साइज़ में वो हम उतना साइज़ का ही हमारा शेप क्रिएट होगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक ख़ास तरह का साइज़ का शेप क्रिएट हो, तो आप यहाँ पर सेट कर दें। जैसे मैं यहाँ पर 200 सॉरी 200 नहीं, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पर 20 इंच और 20 इंच का दे रहा हूँ, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। और 2 इंच का दिख देता हूँ। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि 2 ही इंच का हमारा शेप क्रिएट हुआ है ना। उससे ज़्यादा बड़ा शेप आप उसमें क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यानी इसके बाद मैं 2 और मर्की टूल का यूज़ कर रहा हूँ। एक है सिंगल रो मर्की टूल और दूसरा है सिंगल कॉलम मर्की टूल। तो इसको भी मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए सिंगल रो मर्की टूल पर क्लिक करते हुए जब मैं अपने पेज पर क्लिक करता हूँ, तो एक सिलेक्शन हमारा सिर्फ लाइन की तरह दिखता है, और इसको लाइन में बदलने के लिए मैं यहाँ पर एडिट के अंदर जाकर स्ट्रोक का यूज़ करूँ। एडिट के अंदर जाकर स्ट्रोक पर जब क्लिक करूँगा, तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, हमारा विंडो खुलेगा। उसमें जितने थिकनेस वाला आपको जितना आपको अपने लाइन का विड्थ चाहिए, वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ 50 पिक्सल दिया हुआ है, कलर जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर कलर ब्लू है, मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ कलर और ओके कर देता हूँ। ऑपेसिटी ध्यान रहे 100% रहे, ओके कर देता हूँ मैं। तो ये 50 पिक्सल के साथ एक लाइन दिखाई दे रहा है। अब मैं फिर से एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, और एडिट में जाके स्ट्रोक पर क्लिक करते हुए इसका पिक्सल थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ये हमारा 20 पिक्सल के साथ, इसी तरह से अगर मैं और ज़्यादा थिकनेस वाला और ज़्यादा विड्थ वाला मैं एक लाइन क्रिएट करूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस तरह से हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन अलग अलग विड्थ के साथ इस सिंगल रॉ मर्फी टूल की मदद से क्रिएट हो सकता है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि सिंगल कॉलम मर्फी टूल यूज़ करूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जब क्लिक करता हूँ, तो एक सिंगल लाइन मर्फी टूल हमारा दिखाई दे रहा है, जो कि वर्टिकल पोजीशन में है। और उसके बाद मैं एडिट में जाके स्ट्रोक को क्लिक करते हुए इसको कलर दे रहा हूँ, स्ट्रोक दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 100 पिक्सल के साथ ये हमारा वर्टिकल लाइन क्रिएट हो गया। इसी तरह से अगर मैं 20 पिक्सल के साथ अगर यूज़ करता हूँ, तो ये वर्टिकल एक लाइन 20 पिक्सल के साथ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप सिंगल रो मर्फी टूल और सिंगल कॉलम मर्फी टूल का यूज़ करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।